पवन जी देखिए तो वीडियो दिख रहा है, ठीक है। बताइएगा तो आज सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स से करवाते हैं कंटिन्यू, ठीक है। चलिए बताइए, राष्ट्रीय आय का लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है राष्ट्रीय आय के लेखा प्रणाली का जन्मदाता। आगे बताइए, वर्ष 1949 में जो है भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस, बिल्कुल सही है। इसमें 3 क्वेश्चन आपका बनता है, यानी राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? 1949 में ही गठन हुआ था राष्ट्रीय आय 1949 में, और गठित जो हुआ था भारत सरकार के द्वारा किया गया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? पीसी महालनोबिस बने थे, ठीक है। आगे बताना आपको, सर्वप्रथम भारत राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1867-68 में किया गया था। और एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था? 20 रुपया था। और इस बातों को किस पुस्तक में बताए थे? ये द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में बताए थे, ठीक है। कब? तो 1800, ठीक है, 67-68 में। आगे बताना, धन का निष्कासन सिद्धांत को जो है का प्रतिपादन किसके द्वारा किया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इस बारे में चर्चा भी उसी पुस्तक में भी मिलता है। कौन चीज? मेन रूप से जो है धन निष्कासन के सिद्धांत जो है प्रतिपादित करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को ही जाता है। 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय। आगे बताते हैं, 31 रुपया प्रति व्यक्ति आय जो बताया था वो वैज्ञानिक आधार पे था। वैज्ञानिक आधार पे राष्ट्रीय आय की गणना कब किया गया था? तो 1931-32 में। कब किया गया था? 1931-32 में किया गया था वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना। और किनके द्वारा किया गया था? BK राव के द्वारा किया गया था। और प्रति व्यक्ति कितना रुपया किया गया था? तो 62 रुपया प्रति व्यक्ति था। बिल्कुल सुनिएगा, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना 1931-32 में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? BK राव के द्वारा किया गया था। और इनके साथ साथ जो है प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया? 62 रुपया। 1931-32 बताया ना, तो 31 गुना 62 होता है। ध्यान रखिएगा, 62 रुपया प्रति व्यक्ति, ठीक है। आगे आपको बताना है, स्वतंत्रता पश्चात जो है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है कब किया गया था? स्वतंत्रता पश्चात जो है, अभी जस्ट बताए थे राष्ट्रीय आय 1949 बताए थे। डेट की बात बोले तो 4 अगस्त 1949 हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना, राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान कब दिया गया था? राष्ट्रीय आय का पहला सरकारी अनुमान कब दिया गया था? 1948-49 में ही दिया गया था, जो कि वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा दिया गया था? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। कब दिया गया था? 1948-49 में दिया गया था। आगे बताना, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और सबसे कम योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र। और दूसरे क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में विनियोग आता है यानी उद्योग आता है, ठीक है। पहला कृषि, दूसरा उद्योग हो जाएगा। और तीसरा की बात करते हैं सेवा आता है। सेवा में क्या क्या आता है? डॉक्टरी वगैरह जो भी आता है वो सब। जी जी ठीक है। हाँ, आगे आपको बताना है, वर्तमान में जो किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है? बिहार। सबसे कम किस राज्य का प्रति व्यक्ति है? बिहार का। और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा का हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है जी। और CSO का स्थापना 1951 में हुआ था, बिल्कुल सही, ठीक है। क्या? 3 मई 1951, ठीक है। आगे आपको बताना, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? बिल्कुल सही, राष्ट्रीय आय से हो जाएगा, सही है। आगे बताना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना अभी 3 मई बोले थे ना? 2 मई होना चाहिए, 2 मई सही होना चाहिए, ठीक है। बोलने क्रम 2 मई 1951। अब स्ट्राइक एक बार चेक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बताना है आपको, और इसका मुख्यालय कहाँ है CSO का? नई दिल्ली हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बताना, राष्ट्रीय आय की गणना में जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मदद कौन करता है? तो NSSO, जिसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं, यानी केंद्रीय
क्या होता है? नहीं, सैंपल इसको बोलते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान, NSSO नमूना हो जाएगा ना, NSSO, N से नेशनल, S से सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सैंपल मतलब नमूना ही होता है, नहीं बोलते सैंपल दीजिए, तो नमूना ही नहीं होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, NSSO। आगे आपको बताना हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक कौन? प्रोफेसर राजकृष्णन हो जाएंगे, जो कि कब दिए थे? 1981 में। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा का संकल्पना किसके द्वारा? प्रोफेसर राजकृष्णन के द्वारा कब किया गया था? 1981 में किया गया था। आगे बताना किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होता है? गलत हो गया, GDP हो जाएगा। हम क्वेश्चन क्या पूछे? अच्छा सुनिए, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का जो है सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या हो जाएगा? तो GDP हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना राष्ट्रीय आय के संबंध में जो है पहला श्वेत पत्र कब जारी किया गया था? जो कि CSO के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। भारत के सकल घरेलू के उत्पाद में जो है, एक मिनट, क्या अभी पूछे थे? राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र कब जारी किया गया था? 1956 में किया गया था, ठीक है। जो कि किसके द्वारा? तो CSO के द्वारा किया गया था। यानी ये भी पूछा जा सकता है व्हाइट पत्र पहला जो है किसके द्वारा? CSO के द्वारा कब? तो 1956 में जारी किया गया था, ठीक है, श्वेत पत्र। आगे बताना राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। किनकी स्मृति मनाया जाता है? PC महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। आगे बताना भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? सोच के बोलिएगा, कोलकाता हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है, ठीक है। आगे बताना आपको वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा? यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। नहीं, दिल्ली बिल्कुल सही। आगे आपको बताना है मुद्रास्फीति, संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर जो है संकलित GDP को क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा एक बार अच्छा से। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल करके जो है संकलित यानी जो है GDP होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है नॉमिनल GDP कहा जाता है। नॉमिनल, नॉर्मल नहीं, नॉमिनल अलग होता है, नॉर्मल अलग होता है, नॉमिनल GDP कहा जाता है। आगे बताना आपको भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान है? भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत योगदान है? 46% योगदान है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 46% ही होता है, सही है। आगे बताना राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसी को NSSO बोलते हैं, ठीक है। जिसका स्थापना कब हुआ था? 1950 में NSSO का स्थापना हुआ था और CSO का स्थापना 2 मई 1951 को हो जाएगा। हाँ, ठीक है। और दोनों को मर्ज करके NSO यानी कि जो है नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जो 2019 में किया गया था, ठीक है। आगे आपको बताना है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर यानी अनुशंसा पर की गई थी? तो C रंगराजन समिति की अनुशंसा पर। किनका? C रंगराजन समिति की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का स्थापना किया गया था। NSO न बोले, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, उसी को NSO बोलेंगे, ठीक है। आगे बताना है भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? पहले अच्छा सुनिए, भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किनके द्वारा तैयार किया गया था? बिल्कुल चाहिए, सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया था 1934 में। कब किया गया था? 1934 में। आगे आपको बताना है 1944 में जो गांधीवाद योजना किसने प्रतिपादित किया था? श्रीमन नारायण, ठीक है, श्रीमन नारायण हो जाएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा जो है किया गया था। 1944 में गांधीवादी योजना प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण के द्वारा। आगे आपको बताना है 1944 में, ठीक है। और एक जो है एम विश्वेश्वरैया का एक पुस्तक है, प्लान्ड इकोनॉमी पुस्तक है, किनका है? एम विश्वेश्वरैया का। आगे बताना है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को जो है सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों को करता है, व्यक्ति और राज्य दोनों को जो है सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। विकास का भारतीय मॉडल जो है किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों को करता है। आगे बताना राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ?
राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में ही हुआ था। किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, हम बता रहे हैं स्थापना सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही है 1938। ठीक, सुनिएगा, क्या था? राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब? तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की बात करते हैं, जिसकी अध्यक्षता भी किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, और हरिपुरा किस राज्य में पड़ता है? हरिपुरा गुजरात में, और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। और त्रिपुरी संकट कब आया था? 1939 में। और इसे त्रिपुरी संकट के रूप में क्यों जाना जाता है? अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और अध्यक्ष बनने के बावजूद भी पद को छोड़ के इस्तीफा दिए जाने के कारण जो है त्रिपुरी संकट के रूप में जाना जाता है। और त्रिपुरी संकट के बाद जो है अध्यक्ष पद किसने संभाला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। ठीक है, चलिए आगे बताना है आपको। आर्थिक नियोजन भारत में कब प्रारंभ हुआ था? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी आपसे बोले राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना 1938 किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और राष्ट्रीय योजना समिति के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन अभी पूछे थे कि राष्ट्रीय योजना आर्थिक नियोजन भारत में कब प्रारंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1951 को। राष्ट्रीय योजना आर्थिक नियोजन भारत में कब प्रारंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1951 को। आगे बताना, भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई थी? दूसरा से। वास्तविक शुरुआत दूसरे पंचवर्षीय योजना से और स्टार्ट हुआ था पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 1951। आर्थिक नियोजन भारत में स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल 1951। और वास्तविक जो है कब? वास्तविक रूप में दूसरी पंचवर्षीय। आपसे पंचवर्षीय योजना पूछा जा रहा है तो क्या ना दूसरी पंचवर्षीय। आगे आपको बताना है बॉम्बे प्लान कब लागू हुआ? 1944 से। बॉम्बे प्लान 1944 में हो जाएगा। और बॉम्बे प्लान ये 15 वर्षीय योजना था। कितना वर्षीय योजना था? 15 वर्षीय योजना था बॉम्बे प्लान। ठीक है, आगे आपको बताना है। और इसके बाद आता है एक जन योजना, जो पीपुल्स प्लान के नाम से जाना जाता है, जन योजना। और पीपुल्स प्लान को थोड़ा उधर खींचा है। ठीक है, पीपुल्स प्लान को जो है यानी कब और तथा किनके द्वारा लाया गया था? पीपुल्स प्लान 1945, जिसे जन योजना एम.एन. रॉय के द्वारा लाया गया था। 1945 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पीपुल्स प्लान 1945 किनके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, आगे बताते हैं सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कब? तो 1950 में, बिल्कुल सही है। और सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा सर्वोदय शब्द का प्रयोग, यानी सबका उदय होता है। ठीक है, सबका उदय। पीपुल्स प्लान 1945 एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, और पीपुल्स प्लान से ज्यादा हिंदी में लिखा हुआ था जन योजना। जन योजना किनके द्वारा लाया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा 1945। ठीक है, आगे बताना योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, यानी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे बताना है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? हम जानते हैं नहीं जानते? जानते हैं लेकिन नहीं आ रहा है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, नहीं आसपास होकर नहीं सुन रहे हैं? लिखने में ज्यादा दिक्कत होगा। नोट्स 1 से 2 दिन के बाद दिशा फोटो स्टेट में मिल जाएगा। ये इकोनॉमिक्स का मात्र 26 पेज में कंप्लीट है। ठीक है, और जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी दिया गया। अभी एक एक लाइन हम बोल रहे हैं, एक एक लाइन बोल रहे हैं इसमें। ठीक है, और एक एक लाइन ही इंपोर्टेंट है। ठीक, आगे बताइएगा योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन किया गया? ठीक है, नीति आयोग। और नीति का NITI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। ठीक है, पीछे सुन रहा है ना? ठीक, आगे बताना है आपको नीति आयोग का अस्तित्व। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 2015, बिल्कुल सही है। आगे बताना है नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। क्योंकि आप जानते हैं नीति आयोग के बारे में संविधान के किसी अनुच्छेद में चर्चा है नहीं है, तो इसका मतलब गैर संवैधानिक है। ठीक है, क्या
हम क्या होता है गैर संवैधानिक की बात करते हैं। नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग के बारे में पूछा था कैसा संस्था है, तो संवैधानिक है, क्योंकि वित्त आयोग के बारे में हम कितना आर्टिकल में 280 में जो पढ़ते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए करता है। सही है। आगे आपको बताना है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की बात करें नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। सही है क्या? प्रथम सीओ की बात करते हैं। ठीक है। स्कूलर। आगे बताना पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? एनडीसी करता है। एनडीसी करता है यानी राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, एनडीसी। ठीक है। आगे आपको बताना है सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसी को एनडीसी ना। और सुपर कैबिनेट जो है एनडीसी किसके द्वारा कहा गया था? यानी एनडीसी को राष्ट्रीय विकास परिषद को जो है किनके द्वारा जो है सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई थी? संस्थानम के द्वारा दिया गया था। सही है। और एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। सही है। आगे हाँ, एनडीसी 6 अगस्त 1952 को स्थापना हुआ था एनडीसी का। ठीक है। क्या कहना है? आर्टिकल 263 की बात यदि हम करें तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में अंतर्राज्यीय परिषद 263 और 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद हो जाएगा और 263 क्या हो जाएगा? अंतर्राज्यीय परिषद हो जाएगा। ठीक है। लाइट इधर ये नहीं चलता, खराब है क्या? ठीक, छोड़ दीजिए खराब, कोई बात नहीं, इसको चालू करवा देंगे, हो जाएगा। आगे बताना है आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। आर्थिक नियोजन की सूची का विषय हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। पता ना आर्थिक नियोजन को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा था? आर्थिक नियोजन को अपनाने वाला प्रथम देश कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ठीक है। आगे बताना आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं अनुसूची। सूची जब जानते हैं समवर्ती सूची का अनुसूची कौन हो जाएगा? 7वीं अनुसूची हो जाएगा। ठीक है। आगे बताना नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। 1951 में। आगे बताना है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन का दायित्व जो है किसका है? यहाँ से थोड़ा इधर होइए तो पानी पूरे गिर, थोड़ा दरी समेट लीजिए, वहां से भीग जाएगा पूरा। इधर इस साइड में। ठीक, रहने दीजिए, रहने दीजिए। हम तो बैठने के लिए बीच में बैठ जाएंगे, लेकिन मेन क्या होता है आई कांटेक्ट होना जरूरी होता है। ठीक है। नहीं तो पता चलेगा हम आगे मुड़ के पूछ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलेगा। आज कोई दिक्कत नहीं, एक बार देखिए तो उसको देखिए तो देखिए ठीक दिख रहा है। चलिए बताइएगा कहाँ तक पूरा ठीक है। अभी कहाँ पर थे? नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? 1951 में हुआ था। सही। आगे बताना भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वयन का दायित्व किसका होता है? केंद्र राज्य सरकार का, यानी केंद्र एवं राज्य सरकार का। यानी पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन का दायित्व जो है दोनों का होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का। आगे बताना भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से प्रेरित है? रूस से प्रेरित है। बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? एचडी मॉडल, यानी हेराल्ड डोमर मॉडल की बात करें 1951 से 56 हो जाएगा। सही है। आगे बताना अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? प्रथम योजना। प्रथम अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? प्रथम हो जाएगा। आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता कृषि विकास करना था। ठीक है। आगे है देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरा। देश में समाजवादी समाज की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना हो जाएगा? दूसरे पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। सही। आगे बताना है आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक
56 से 61 किस मॉडल पे आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। ठीक है, पीसी का फुल फॉर्म क्या? पीसी महालनोबिस का प्रकाश चंद्र महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस है। ठीक है, प्रकाश बोला गया, प्रशांत चंद्र महालनोबिस है। ठीक है, आगे बताएं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता उद्योग भारी एवं आधारभूत उद्योग को दिया गया था। सही है। आगे बताएं राउरकेला जो कि कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। ठीक है, आगे बता राउरकेला किस देश की सहायता से? जर्मनी की सहायता से। आगे बताना भिलाई रूस की सहायता से। भिलाई कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर किस देश की सहायता से? पश्चिम बंगाल की सहायता। पश्चिम बंगाल में है और ब्रिटेन की सहायता से। ठीक है, आगे बताना है इन तीनों इस्पात कारखानाओं का स्थापना किस योजना के दौरान हुआ था? दूसरी पंचवर्षीय योजना। और एक है बोकारो स्टील प्लांट। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 में किस देश की सहायता से? रूस की सहायता से स्थापित है। ठीक है, आगे आपको बताना है तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? तो ये जो है सुन लीजिए, जॉन सैंडी यानी जो है सैंडी या फिर चक्रवर्ती या फिर महालनोबिस मॉडल तीनों देता है। तीनों मॉडल पे आधारित था। तीसरे पंचवर्षीय तीन है, तीनों का नाम सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस। आगे बताना किस पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरा, किस पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि ने जो है ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरा हो जाएगा जी। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तीसरा ही होता है। और बात है दोनों को शामिल कर लिया गया था। और इसके साथ साथ क्या होता है, भारत चीन युद्ध भी हो जाता है, एक अकाल भी आ जाता है जिस कारण सूखा पड़ जाता है ना जी। हाँ, वही बात बता रहे हैं, जिस कारण से जो है असफल माना जाता है। आगे बताना है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? चौथा पंचवर्षीय योजना। देखिए, अगर बात करें, मेरी बात को सुन लीजिए फिर बोलिएगा। 1966-67 में देता है हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति कब? 1966-67। वैसे बोले अगर योजना में रहे तो प्रथम वार्षिक योजना हो जाएगा, और नहीं तो आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना होगा। क्योंकि तीसरी पहले मेरी बात सुनिए, पहले सुनिए तो 61 से 66 कौन होगा? तीसरा होगा। और 66-67 जो है ये पहला वार्षिक योजना था। इस बीच में योजना अवकाश में 3 वार्षिक योजना आया है, 66-67, 68-69 तक, जो 69 तक आया है ना। फिर आगे जो है आगे 69 से 74 चला है चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर 5वीं चला है 74 से 78, 2 साल फिर गैप है, 79-80 गैप है, फिर 80 से 85, 85 से 90, फिर 90-92 गैप है, 90-92 गैप है। इसके बाद फिर चलता 92-97, 97 से 2, 2 से 5, 2 से 7, 7 से 12, 12 से 17 लास्ट हो गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए ऐसे करके देखिए 66 से 69 वार्षिक योजना हो गया। इसके साथ साथ 78-80 में क्या 78 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी का सरकारी रोलिंग प्लान आता है। और रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा? गुरनार मंडल के द्वारा दिया गया था। 78-80 हो गया। इसका 90-92 जो है अस्थायी था। ठीक है, उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण की बात करते हैं। 1991-92 यानी 92 तक जो है खाली रहा, फिर 92 से कंटिन्यू है। ठीक है, क्या? हाँ, बहुत सारा तरीका है, वैसे तरीका भी बहुत सारा है, कितना बताएं। यानी कहने का मतलब 3 पंचवर्षीय योजना 5-5 साल का चला है, उसके साथ 3 साल का गैप है, सीधा समझिए। ठीक है, 3 पंचवर्षीय योजना 5-5 साल का, उसके बाद 3 साल गैप है। फिर इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें, पूरा चला है। और चौथी पंचवर्षीय योजना का अगला जो है 4 साल का है। और फिर जो है 2 साल का गैप है। ठीक है, 78 से 80 गैप है, फिर 80, 90-92 गैप है, बाकी कंप्लीट है। आगे बताइएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में दिया गया था। ठीक है, आगे बताना है अब तक की सबसे असफल योजना कौन था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में असफलता का कारण भारत पाक युद्ध भी हो गया 1965 में, भारत चीन युद्ध भी हो जाएगा 1962 में हो जाएगा। ठीक है, और आगे इसी बीच में अकाल भी आता है। ठीक है, आगे बता 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। क्या पंचवर्षीय योजना में? इससे पहले बताया हरित क्रांति शब्द की बात करते हैं, तो हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था? विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। आगे बात करते हैं हरित क्रांति किस देश की देन है? फिलीपींस। हरित क्रांति किस देश की देन है? फिलीपींस की देन है। आगे बताना है हरित क्रांति के वर्ल्ड में जनक कौन है? वर्ल्ड में, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग विश्व में। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताना है योजना अवकाश की अवधि क्या थी?
66 से 69 हो जाएगा, 3 वार्षिक योजना के रूप में। आगे बताना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से 69 से 74, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित था चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे बताना चौथा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्थिरता के साथ जो है आर्थिक विकास था, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास के जो है कब? चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे बताना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है क्या पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में। और कब हुआ था? 1969। कब डेट की बात करें? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब आपको बताना है पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस, उस समय आरबीआई के गवर्नर एल.के. झा हो जाएंगे। अब आपको यह भी बताना है कि जिसमें पहली बार जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? हजारी समिति के सिफारिश पर जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था पहली बार। दूसरी बार जो है राष्ट्रीयकरण समय जो है आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आई.जी. पटेल दूसरी बार हो जाएंगे। 15 अप्रैल 1980। आगे आपको बताना है कौन सा दूसरा वाला? आई.जी. पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। समिति नहीं देता है, ठीक है, उसे कहीं दिया हुआ भी नहीं। वैसे कहाँ से ढूंढने के बाद जो दूसरा में आई.जी. पटेल पता चला और पहला ये जो है हजारी समिति पता चला। हर जगह आपको देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा ही आएगा। हजारी समिति, एल.के. झा, आई.जी. पटेल, ध्यान रखिएगा। एल.के. झा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एल.के. झा फिर आई.जी. पटेल दूसरा में होगा। एल.के. झा वित्त मंत्री था उस समय। जी, एल.के. झा थे। वित्त मंत्री ने आरबीआई के गवर्नर थे, वित्त मंत्री थे, कुछ बोल देते हम। आगे बताना है किस योजना में विकास केंद्र उपागम यानी डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। किस योजना में विकास केंद्र उपागम, इसका आगे डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे बताना आपको भारत में जो है स्वपोषित विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? चौथा में हो जाएगा। सेल्फ डेवलपमेंट की मतलब हुआ स्वपोषित विकास। स्वपोषित विकास, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे बताना है पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? डीपी धर मॉडल पे आधारित था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? वही गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, यानी गरीबी उन्मूलन यानी निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। ठीक है, आर्थिक आत्मनिर्भरता ऐसे पहले था क्या? स्वपोषित आत्म विकास की बात करते हैं, वो चौथा। और आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ साथ जो है गरीबी उन्मूलन पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? डीपी धर मॉडल पे आधारित भी था। ठीक है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही दिया। कहीं कहीं पे जो है ना छठा दे के कंफ्यूजन कर दिया है। विशेष बल है यानी जोर दिया गया था गरीबी पे जो है छठा पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आगे बताना है आपको निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाला योजना कौन सा था? पांचवी योजना। ठीक है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही। आगे बताना है काम के बदले अनाज किस पंचवर्षीय योजना में? पांचवी। काम के बदले अनाज 77-78 में हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है एक था क्या था? परिवार नियोजन कार्यक्रम था, चौथी होगा शायद। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में। 76-77 के करीब में आया था। जो भी हो, चौहत्तर से पहले परिवार नियोजन एकदम चौथा सही है। लूसेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, आप देखिए उसी में लिखा हुआ है। भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत, देखिए भारत में शुरुआत लेकिन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? ठीक है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, आप बढ़िया से देखिए उसको। ठीक है, दोनों का कंक्लूजन अलग है। ठीक है, हाँ, परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? चौथी। आप एक बार चेक करिए ना, कंफ्यूजन चौथा पांचवा का है बोल रहे हैं, लूसेंट है, देख लीजिए आप। इकोनॉमिक्स में जाइए, पंचवर्षीय योजना है, चौथा पंचवर्षीय योजना में जाइएगा, उसमें हेडलाइन करके अंडरलाइन करके लिखा हुआ क्या हुआ? 20 सूत्री 1975 5 नहीं होगा। ठीक है प्रधानमंत्री बनी थी तो मतलब जी। हाँ खोलिए, गेट खोलिए। दूसरा सब्जेक्ट पूछे, उब गए।
परिवार नियोजन चलिए कोई बात नहीं। लेकिन शुरुआत हुआ 1952 शुरुआत में से परिवार नियोजन की शुरुआत 1952 सही है। चौथा हम बता देते हैं। देखिए परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किया गया था। अब देखिए परिवार नियोजन शुरू हुआ था 1952 भारत में अपनाया गया था और लागू करने की बात कहा जा रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, उनमें साफ साफ लिखा हुआ था। दर्पण है किन्हीं के पास? समान ज्ञान दर्पण लगे तो सार संग्रह यही क्वेश्चन सब में है। ठीक है, हम इससे भी पूछेंगे, इससे पूछेंगे, आसान लगेगा, बोलने जवाब देने में मजा आएगा। सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, हम जान रहे हैं तो वही ना बोल रहे हैं। अभी आपको बता रहे हैं ना इकोनॉमिक्स का है ना, सिर्फ क्या हुआ हम जानते हैं इजी क्वेश्चन गलती होता है, सभी लोग का इजी गलती होता है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा ना बार बार। डिवीजन तो उसी सेट बनाने से ही ना होगा। इजी क्वेश्चन छोड़ कहाँ रहे हैं, इजी क्वेश्चन छूट कहाँ रहा है आपको? चलिए बताइएगा। तो संगम कालीन रचना जो है शिल्पाधिकारम के लेखक, ठीक है, इलंगो आदिगल हो जाएंगे, इलंगो आदिगल हो जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, उन्हीं के द्वारा। कृत का मतलब क्या होता है? किनके द्वारा रचा गया है, लिखा गया है, वही इलंगो कृत हो गया शिल्पाधिकारम। ठीक है, आगे बताना है भारत में जो है संविधान की चौथी सूची जो है यानी अनुसूची किसकी व्याख्या करता है? राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में जो है सीटों का आवंटन हो जाएगा। 12 अनुसूची सभी लोग को तो याद होना होगा। एक बार बताइए पहला अनुसूची क्या है? यानी केंद्र और राज्य यानी राज्यों के बारे में, यानी भारत जो है राज्यों का संघ, इसके बारे में बताया गया है। दूसरा की बात करते हैं, कहाँ फेंक रहे हैं हम जानते। देखिए गलत अब कहाँ होता बताते हैं। अभी मन में आ रहा था कि नहीं लुसेंट से पूछे, हम लुसेंट से भी पूछेंगे ना तो क्वेश्चन भारी भी क्वेश्चन रहेगा तो जवाब आसानी से दीजिएगा। वही क्वेश्चन अगर मन से पूछेंगे तो लगेगा कि नहीं पता नहीं कहाँ से पूछ रहे हैं। कोशिश ये करना है भाग और अनुसूची, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, पटाख से जो मन में आप तुरंत मार देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर पंचायती राज का बात करते हैं, भाग अगर हम पूछते हैं तो 9वां भाग हो जाता है। अनुसूची की बात करते हैं तो पंचायती राज की बात करते हैं तो 11वीं हो जाएगा ना, नगर पालिका नगर निगम 12वीं हो जाता है। इसमें कंफ्यूजन होता है। अभी हम पूछ रहे थे अनुसूची 2 बोलते हैं नागरिकता। ठीक है, अनुसूची 2 में क्या है? वेतन भत्ता है। और अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या हो जाएगा? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और अनुसूची 5 में क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया। एकदम सुनिए, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन के बारे में। और अनुसूची 7 अनुसूची 6 की बात करते हैं, एएमटीएम असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ये चारों राज्यों के बारे में विशेष राज्य का दर्जा। आगे बात करते हैं अनुसूची 7। तो सभी लोग को पता है जो यानी केंद्र, सुन लीजिए ऐसे नहीं बोलिएगा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा। ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो है शक्ति का बंटवारा अनुसूची 7 के अंतर्गत। और उसी में बांटा गया है संघ, राज्य और समवर्ती। संघ सूची में कुल कितना विषय है? 100 विषय। और समवर्ती सूची में 52 और राज्य सूची में 61 विषय है टोटल। वर्तमान की बात करते हैं, मूल संविधान में कुल कितना संघ सूची में था? 97। राज्य सूची में कितना था? 66। और समवर्ती सूची में 47 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। आगे बात करते हैं 8वीं अनुसूची में क्या भाषा। और 8वीं सूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषा? 22 भाषा। मूल संविधान में कितनी? 14। 15वां भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। 15वां के बाद 16वां 17वां 18वां एक साथ। कोंकणी मणिपुरी नेपाली कब? 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 71वां 1992 में। इसके बाद 4 भाषा और 19वां 20वां 21वां 22। 92वां संविधान संशोधन 2003 में। कौन कौन? तो बोडो डोगरी मैथिली। ठीक है, अच्छा 8वीं अनुसूची हो गया। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। भूमि हस्तांतरण से संबंधित विवाद था ये, जो कि बिहार राज्य से संबंधित मामला था। कब? तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया था। ठीक है, उसी में जमींदारी पड़ता है। ठीक है, इसके आगे बताना है दूसरी
तो यानी 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जो कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था, 1985। 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? कितना? 73वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची। और इसमें है क्या? पंचायती राज। और विषय की संख्या 29। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका, नगर निगम। और इसको कब जोड़ा गया था? 1993 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 92 भी देता है, कोई दिक्कत नहीं। 92 93 कोई दिक्कत नहीं। 93 ही आपको दिखाई देगा, टेंशन ले लीजिए। ठीक है, आगे बताना है 12वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या 18। चलिए आगे बताइएगा, जो है नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया? 378 के क। ठीक है, नागालैंड के बाद आप बताइएगा असम को ख में, मणिपुर को ग में। ठीक है, सही, एकदम सही है। आगे आंध्र प्रदेश को घ में, और आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय को र में, अंगा जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक हम बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक है आंध्र प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा, इसके साथ साथ है आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय का स्थापना आंध्र प्रदेश में जो है वो ABCD करके याद रखिए। नहीं याद होता है, आज के बाद सब दिन याद रहेगा, थोड़ा सा फनी भी रहेगा। नाम आपका सिमी, आलू, गोभी, कटहल। ठीक है, नाम हम जैसे बोलते हैं वैसे लिखेगा, NAM लिखिए पहले नाम। हाँ, नहीं हिंदी नहीं लिखना है, नाम NAM नाम आपका AA P। ठीक है, आप का साइलेंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हिंदी लिख लीजिएगा, सिमी, आलू, गोभी, कटहल। हाँ, सिमी, आलू, गोभी, कटहल। हाँ, सिमी, आलू, गोभी, कटहल। हाँ, गोभी से गोवा, हाँ, कटहल से कर्नाटक। हाँ, हम बता देते, सारा बताते हैं। N फॉर नागालैंड, A से असम, M से मणिपुर। नाम का कहानी खत्म है। आप में A से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश राज्य का है, और आप में अगला फिर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। A से आंध्र प्रदेश, और अगला AP से आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करते अगला हो जाएगा। आप में आंध्र प्रदेश राज्य का विशेष राज्य का दर्जा, और नहीं समझ रहे हैं, A से आंध्र प्रदेश और AP से आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय कर लीजिएगा, यानी आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय की स्थापना। इसके बाद हो गया क्या? सिमी है। ठीक है, का साइलेंट है। सिमी, C से सिक्किम, मी से मिजोरम। का साइलेंट है। ठीक है, C से सिक्किम, मी से मिजोरम। ठीक है, सिमी। आलू से अरुणाचल प्रदेश, गोभी से गोवा, कटहल से कर्नाटक। आप नहीं भूलेंगे भैया, आलू में अरुणाचल प्रदेश, अब नहीं भूलिएगा, जान रहे हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें होता है क्या? गोभी से गोवा। हाँ, कोई दिक्कत, आप लिखिए ना अपने अरुणाचल प्रदेश। हो गया, छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी कोई लोग करवाइए क्यों आगे। ABCD लिखिए ना, आपको लिखिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं। ABCD भी लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से ABCD करके बैठा लीजिए ना। हाँ, एकदम सीरियल वाइज है। एक दिन जो है ना 243 में आता है पंचायती राज से संबंधित, उसका भी आर्टिकल बता देंगे हम। ठीक है।